बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 2 में हम ये तमाम तर टॉपिक्स कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक बेसिक प्रोग्राम लिखना और उसमें एक सिंपल सी आउट स्टेटमेंट हमने प्रिंट करना सीखी थी। वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको इसलिए कराया था ताकि पहले आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल जाए कि हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट आउट उसको प्रिंट कैसे करते हैं। अब मैं आपको ये सब टर्म्स C++ में बताऊंगी कि ये सब टर्म्स का क्या मतलब है और ये सब टर्म्स या ये सब चीज़ें आप अपने कोड में कहाँ पे यूज़ करते हो। तो इसको करने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ वो है VL का 2013 वेरिएंट है, VL स्टूडियो। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे बात करते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अगर मैं कहूँ तो हम सिर्फ और सिर्फ हैश के सिंबल को बोलते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे C++ के लाइब्रेरीज के अंदर डिफाइन होता है। हम अगर अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, जैसे मैंने हैश इंक्लूड अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे आके, तो ये कोई मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रही। मैंने खुद पहले इससे पहले भी लेक्चर में आपको ये चीज़ बताई थी कि जितनी भी ये ब्लू चीज़ें इसका मतलब है ये कोई कीवर्ड्स है, ये पहले से यहाँ पे डिफाइन है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ हैश को लें तो हैश अकेले को आप C++ के लैंग्वेज में या C के लैंग्वेज में प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलेंगे। इंक्लूड का कीवर्ड इसके साथ यूज़ होता है। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं किसी भी हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हेडर फाइल पे। अब हेडर फाइल क्या चीज़ होती है? हेडर फाइल कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें कुछ कीवर्ड्स, कुछ आइडेंटिफायर, कुछ चीज़ें हमारी डिफाइन है। जैसे आप अगर प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि हमने यहाँ वॉइड का मतलब क्या है, ठीक है। डाटा टाइप्स होती है। इंट का मतलब क्या है कि इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करेगी। कैरेक्टर का मतलब है कैरेक्टर टाइप का डाटा स्टोर करेगी। तो ये सब चीज़ें कहाँ से इसको पता चलती हैं? ये अंडरस्कोर गेट्स है जिसको कहाँ से पता चलता है कि ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ये सब चीज़ें इसको कहीं से इल्हाम नहीं होता, इसको इन हेडर फाइल्स की बदौलत पता होता है, ठीक है। कुछ हेडर फाइल्स के साथ हम .h एक्सटेंशन यूज़ करते हैं जो कि हेडर फाइल को डिनोट करती है, कुछ के साथ नहीं करते, ठीक है। अब आयोस्ट्रीम और कोनियो दो हैं, मैंने दो यूज़ किए। हमने दो क्यों यूज़ किए? दोनों क्या हैं? हेडर फाइल से। हेडर फाइल या तो आपकी एंगल ब्रैकेट के अंदर होंगी या तो आपकी डबल कोट्स के अंदर भी आप उनको डिक्लेयर कर सकती हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे भी अगर मैं इसको डिबग करती हूँ तो ये हमें ठीक ही आंसर देगा। अगर मैं यहीं पे आती हूँ और कमेंट कर देती हूँ आयोस्ट्रीम को, ठीक है। जैसे अगर लेट से मैंने ये कोड लिखा है, इसमें मैंने देखना है कि आयो स्ट्रीम क्यों मैंने इंक्लूड की हुई है, ठीक है। जो ही मैंने आयो स्ट्रीम को इंक्लूड किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, तो आप देखें कि सी आउट पे अगर मैं कर्सर रखती हूँ तो आ रहा है कि सी आउट इज़ अनडिफाइंड, कि सी आउट को पहले डिफाइन करो। लेकिन जब इसको मैंने कमेंट नहीं किया था तो तब तो इसने ऐसी कोई चीज़ नहीं मांगी कि सी आउट को डिफाइन करो। अब देखें अगर सी आउट पे मैं आती हूँ तो वो लिख रहा है सी आउट। इसका मतलब है कि अगर हम C++ में कोडिंग करेंगे, C++ यूज़ कर रहे हैं, तो हमें आयोस्ट्रीम की लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल हर सूरत में इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसका साफ सा मतलब ये है कि सी आउट, सीन, ये सब चीज़ें आयोस्ट्रीम में डिफाइन है। अगर मैं कोनियो करने की क्या ज़रूरत है? अगर मैं कोनियो को कमेंट कर देती हूँ तो ये मुझे विद इन सेकेंड्स बता देगा कि कोनियो को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोनियो को मैंने हटा दिया, लेट से कोनियो को हमने हटा दिया, इसको Ctrl+S कर देते, और जो ही मैंने Ctrl+S किया उसको डिबग करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमारे सिस्टम ने हमें बता दिया कि आपका अंडरस्कोर गेट्स अनडिफाइन है, यानी कि इसको आपने डिफाइन नहीं किया। तो ये डिफाइन किधर होते हैं? ये इन हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइन होते हैं। उसके बाद अगर हम अपने अगले टॉपिक पे चलें तो वो है मेन फंक्शन। यानी यहाँ पे मेन फंक्शन क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे मैं ये अपना नाम टाइप कर देती हूँ, मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। सेव किया हमने और हम इसको चला देते हैं कि फंक्शन का नाम मेन रखने की हमें क्या ज़रूरत है? हम अपना नाम रख सकते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब ये एरर आ गया, हम एरर को देख लेते हैं कि आया एरर क्या है। एरर को जब हम देख रहे हैं तो वो कह रहा है कि एंट्री पॉइंट मस्ट बी डिफाइन, कि एंट्री पॉइंट डिफाइन करो। देखिए ये एक सिस्टम है, एक मशीन है, उसको कुछ पता नहीं है कि मैंने कहाँ से क्या शुरू कर, उसे नहीं पता कि आपने अगर हैश यहाँ से लिखा तो हैश से रीड आउट करना शुरू करेगा, हैश से कंपाइल करना शुरू करेगा, हैश से डिबग करना शुरू करेगा, कभी नहीं। सिस्टम को कुछ पता नहीं है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है या मैंने किस चीज़ को प्रिंट करना है, उसे कहाँ से समझ आती है। उसे जब हम एक एंट्री पॉइंट देते हैं, वो एंट्री पॉइंट हम कहाँ से देते हैं? वो एंट्री पॉइंट मेन फंक्शन होता है, ठीक है।
जब हम फंक्शन का नाम लिखते हैं मेन, तब उसे समझ आती है कि एंट्री पॉइंट मिल गया। एंट्री पॉइंट का मतलब यह है कि मेन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ही प्रिंट करो। और मेन का फंक्शन किस चीज़ से हमें पता चलता है कि ये फंक्शन है इन ब्रैकेट से। ये ब्रैकेट्स फंक्शन को डिनोट करती है और ये फंक्शन की टाइप है। ये वॉइड भी हो सकती है, ये इंट भी हो सकती है, आप कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे आते हैं और C++ स्टेटमेंट। C++ स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये एक C++ स्टेटमेंट है जो क्या कर रही है, जो कुछ भी प्रिंट कर रही है। ठीक है, प्रिंट करने के लिए हम इसमें कुछ भी लिख लेंगे। जैसे हम इसमें टाइप कर देते हाय। ठीक है, तो ये एक C++ की एक स्टेटमेंट है। C++ की स्टेटमेंट कुछ चीज़ों से मिल के बनी होती है। ठीक है, हम देखते हैं, अब आगे चल के देखते हैं। आगे अगर नंबर 5 पे हम चलें तो आ जाती है जी टोकन। टोकन क्या है? टोकन हमारी लैंग्वेज का एलिमेंट होता है। ठीक है, जिसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? अपने C++ स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। C++ स्टेटमेंट के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अब हम इस चीज़ पे आते हैं। देखिए, टोकन की हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं, कीवर्ड, आइडेंटिफायर और कांस्टेंट। ठीक है, कीवर्ड क्या चीज़ है? कीवर्ड वो चीज़ है जिसके हमारी लाइब्रेरी फाइल्स में कुछ रिजर्व मीनिंग होंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, वॉइड, यूजिंग नेम स्पेस है, इंक्लूड है, या अगर हम आगे चल के लूप्स यूज़ करेंगे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या वाइल लूप, या अपने कंडीशनल स्ट्रक्चर इफ यूज़ करेंगे, तो ये सभी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर अगर हम किसी भी चीज़ को कोई नाम देते हैं, जैसे मैं इंट ए लिख रही हूँ। ठीक है, तो जब मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रही हूँ तो वो एक ए उसका नाम है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंट नंबर, यानी इंट नंबर मैंने लिखा, तो इसका मतलब यह है कि नंबर ये एक आइडेंटिफायर है जिसकी टाइप क्या है? इंटीजर है। और नंबर 3 पे अगर हम चलें तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं इसको एक वैल्यू दे देती हूँ 2, तो कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, और ये जो मैंने लिखा, यही एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। वेरिएबल अब क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। आप A B C कुछ भी नाम दे दें। देखिए, किसी भी वेरिएबल को, लेट से मैं यहाँ पे डिक्लेयर करती हूँ, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है मैंने, तो उसके लिए मैं लिख लूँगी इंट नंबर। अगर मैंने कोई करेक्टर वगैरह स्टोर कराना है तो उसके लिए मैं करेक्टर डाटा टाइप पे होंगी, और C मैंने ले लिया अपनी मर्जी से। ठीक है, इसको बोलते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना। ठीक है, यहीं पे अगर मैं नंबर को वैल्यू असाइन कर देती हूँ 89, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें और देखी, वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया, वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज किया। अच्छा, इनको हम ये ब्रेसेस बोलते हैं, ये आपकी ब्रैकेट्स होती है, इनको हम ब्रेसेस बोलते हैं, और इनको डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट है और ये एंडिंग ब्रैकेट है, और इनको हम डेलीमीटर्स भी बोलते हैं। अगर मैं सिंपल सी आउट स्टेटमेंट पे आऊँ प्रिंट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आई एम सी आउट स्टेटमेंट, और सेमीकोलन मस्ट होना चाहिए। हम इसे डिबग कर देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे आपको क्या शो होगा? आई एम सी आउट स्टेटमेंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं चाहती हूँ कि नंबर की वैल्यू भी जो 89 है, जो हमने कांस्टेंट वैल्यू दिया, वो भी शो, तो उसके लिए सी आउट लेस देन वेरिएबल का नाम जो कि है नंबर। ठीक है, नंबर 89 आपको शो हो गया। अच्छा, यहीं पे अगर हम न्यू लाइन करते तो न्यू लाइन के लिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि लेस एंडल आप यूज़ करेंगे और साथ लेस देन लिखेंगे। अगर एंडल नहीं यूज़ करते तो आपने ये बैक ब्रैकेट और \n यूज़ करना। तो आप देखना कि 2 लाइनों की स्पेस आ जाएगी, एक एंडल की वजह से और एक \n की वजह से। ठीक है, ये 89 आया। अब यहीं पे हम देखते हैं कि हम करेक्टर को इनिशियलाइज करते, तो करेक्टर को किसी वेरिएबल, किसी भी करेक्टर के साथ इनिशियलाइज करने के लिए उसे सिंगल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसे हम देखने के लिए सी आउट स्टेटमेंट ही करते हैं, और सी आउट सी, और यहाँ पे एंडल भी कर देते हैं ताकि न्यू लाइन में आए तो हमें अच्छे से समझ आए। सी आउट सी,
ठीक है। तो ये हमने देखा वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहीं पे अगर इसी कोड के साथ मैं चलूँ और हम इस कोड का ये मैं इनिशियलाइजेशन ख़त्म कर देती हूँ, ये ख़त्म कर दी, और मैं यहाँ पे ये चीज़ चाहती हूँ कि हम एक ऐसी प्रोग्राम लिखें जिसमें हम अपने सिस्टम को इनपुट दें, एक नंबर 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है, और वो हमें क्या रिटर्न करे, उसका एक आस्की कोड रिटर्न करे। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक नंबर लेंगे और एक कैरेक्टर को डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हम यूज़र से पूछ लेते, एंटर एनी नंबर टू कन्वर्ट इन आस्की कोड। कोई भी नंबर आप एंटर करें, जो भी नंबर एंटर करेंगे वो नंबर किस में जाके स्टोर होगा, ये नंबर के वेरिएबल में। हम सी आउट लेस देन आस्की कोड इज, ठीक है। अब आस्की कोड कहाँ से शो होगा, या आस्की कोड को लाने की क्या एक ट्रिक है। आस्की कोड को लाने की ट्रिक ये है कि आपने जो भी नंबर का, जो यानी नंबर नहीं, कोई भी जो भी वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल को आपने किसको असाइन कर देना है, एक करैक्टर को। ठीक है, जब करैक्टर की वैल्यू इसमें आएगी तो ऑटोमेटिकली ये इसका आस्की कोड दे देगा, और सी आउट हम कर देंगे किसको, नंबर को। यहाँ पे चल के हम इसको देख लेते हैं। एंटर लिख देते, अच्छा यहाँ पे हम करैक्टर इनपुट करेंगे, क्योंकि करैक्टर का हमने आस्की कोड देखना है ना। तो हम सी में लेंगे, ये सी में लिया, और नंबर इज इक्वल्स टू सी, और नंबर को हम शो कर देते हैं। हमने इसको उल्टा कर दिया था, हमने इसको नंबर में इनपुट कर दिया था। करैक्टर मैंने दिया ए, कैपिटल ए दिया, तो कैपिटल ए का 65 ही होता है। अब मैं इसे स्मॉल ए दूंगी, उसका 92 या 97 इतना होता है, तो 97। ठीक है, तो अब इसी को अगर मैं रिवर्स करूं, तो मैं अगर इसे आस्की कोड दूं तो ये मुझे करैक्टर दे, तो मैं यहाँ पे दूंगी एंटर आस्की कोड। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे दे देती हूँ नंबर इज, करैक्टर इज, यहाँ पे हम करैक्टर रिटर्न कर देते। ठीक है, तो आस्की कोड के लिए हमें कोड ज़रा इंटीजर में होगा, और इसे हम रिवर्स कर देंगे, सी इज इक्वल्स टू नंबर, और करैक्टर इज, करैक्टर किस में होगा, सी में होगा। यहाँ पे देखें आस्की कोड लेना, तो अगर मैं 65 करूँगी तो वो ज़रा एक इंटीजर है, इंटीजर में जाएगा। लॉजिक इसकी आस्की कोड की, या आस्की कोड को वापस करैक्टर में कन्वर्ट करने की ये है कि अगर आपने आस्की कोड फाइंड करना तो आप नंबर को असाइन कर देना है करैक्टर को। अगर आपने करना है करैक्टर फाइंड करना तो आपने नंबर को असाइन कर देना है करैक्टर को। ठीक है, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम इसे डीबग कर देते हैं, और अब मैं इसे दूंगी 97 या 65, ताकि हमें पता चल जाएगा। आस्की कोड में लेट से 97 दे देती हूँ, तो वो हमें करैक्टर शो कर रहा है स्मॉल है, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम इनपुट कैसे देते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, और किसी भी नंबर करैक्टर का आस्की कोड कैसे फाइंड करते हैं, या आस्की कोड का नंबर कैसे फाइंड करना है। तो ये एक आस्की चार्ट भी होता है। दूसरा हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।